हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेट बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमने 2024 में लेवल 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को कल स्टार्ट किया था एंड उसमें हमने मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम ईवीएस एंड कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 121 है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार वन की रक्षा के लिए जिम्मेदार वन अधिकार समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? द आंसर इज ग्राम सभा। जो आपकी ग्राम सभा होती है वो क्या करती है कि वो जिम्मेदार होती है वन रक्षा के लिए उस पर्टिकुलर जगह पर। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा का उपयोग छात्रों के भ्रमण के लिए एक प्रभावी स्थानीय अधिगम संस्थान की तरह किया जा सकता है? Which of the following public facility can be used for a student visit as an effective local learning resource? एक effective local learning resource क्या हो सकता है अगर आप बच्चों को भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं? ठीक है। क्या पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग छात्रों के भ्रमण के लिए एक प्रभावी स्थानीय अधिगम संस्थान की तरह किया जा सकता है। तो वो कौन सी सार्वजनिक सुविधा है? वो है म्यूजियम। मतलब अगर आप बच्चों को लोकल लर्निंग रिसोर्स से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं होगा, स्थानीय मेला भी नहीं होगा, बिजली घर इकाई ये भी नहीं होगा। म्यूजियम आपका यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि म्यूजियम में बच्चों को बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिलता है, हिस्ट्री को जानने का मौका मिलता है। डिपेंड करता है कि वो म्यूजियम किस चीज का है, मतलब उस म्यूजियम का जो थीम है वो क्या है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 123। खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर आमतौर पर छोटे मांसाहारी होते हैं? विच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय स्मॉल कार्निवोरस? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है तृतीय पोषी स्तर, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। अब ये होता क्या है? फर्स्ट लेवल पर आपके प्रोड्यूसर्स आते हैं जिन्हें प्लांट्स कहते हैं। सेकंड में आपके हार्बीवोरस आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जिनको बोला जाता है। थर्ड लेवल पे आपके स्मॉल कार्निवोरस आते हैं एंड फोर्थ जो आपका लेवल होता है वो लार्ज कार्निवोरस का होता है। तो आपसे पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर आमतौर पर छोटे मांसाहारी होते हैं? जो फोर्थ टॉपिक लेवल है आपका, यानी कि जो फोर्थ लेवल है उसमें आपके कौन से मांसाहारी आते हैं? बड़े मांसाहारी आते हैं। एंड जो आपका थर्ड लेवल है उसमें आपके छोटे मांसाहारी जो पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं वो आते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल इसको बोलते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल ईवीएस पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन के लिए व्यापक संकेतक के रूप में उल्लिखित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट मेंशन एज अ ब्रॉड इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी? तो प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट, ये तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। एक्सप्लेनेशन, ये भी अच्छा ऑप्शन है। एनालिसिस, ये भी करते हैं। मेमोराइजेशन, बच्चे को रट्टा मारने के लिए नहीं बोलना है, बच्चे को मेमोराइज करने के लिए नहीं बोलना है। बेस्ट ऑप्शन आपका होगा वो होगा मेमोराइजेशन, क्योंकि आपसे पूछा नॉट गया है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटेशन होगा, एक्सप्लेनेशन होगा एंड आपका एनालिसिस होगा, बट मेमोराइजेशन यहाँ पर नहीं होगा और आपसे नॉट ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 125। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम संकेतकों की पहचान करने का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of identifying learning indicators in the teaching learning process? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपके जो इंडिकेटर है वो लर्निंग इंडिकेटर का पर्पस यहाँ पर क्या है? तो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों की स्मरण शक्ति का परीक्षण करना, प्रगति को समझने के लिए माता पिता, शिक्षकों और बच्चों को एक संदर्भ प्रदान करना, उपस्थिति दर्ज करना, शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। तो आपको बताना है कि उद्देश्य क्या है। तो बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज करना है। स्मरण शक्ति नहीं, अभी हमने मेमोराइजेशन की बात करी थी ऊपर, ये 124 नंबर क्वेश्चन जो था उसमें भी हमने मेमोराइजेशन को सबसे लास्ट में रखा था एंड वो मेमोराइजेशन यहाँ पर नहीं होता है। मेमोराइजेशन पर यहाँ पर फोकस नहीं करना है। थर्ड है आपका उपस्थिति दर्ज करना। क्या सिर्फ यही पर्पस है कि सिर्फ आपको अटेंडेंस ही लगानी है? नहीं। फोर्थ है शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, कि शिक्षक कैसा प्रदर्शन करते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, उसका मूल्यांकन करना इंपॉर्टेंट है? नहीं। क्या इंपॉर्टेंट है? प्रगति को समझने के लिए माता पिता, शिक्षकों और बच्चों को एक संदर्भ प्रदान करना, टू प्रोवाइड अ रेफरेंस फॉर पेरेंट्स, टीचर्स एंड चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड प्रोग्रेस, के बच्चे की प्रोग्रेस को समझने के लिए माता पिता और बच्चों को एक संदर्भ प्रदान करना, एक रेफरेंस प्रोवाइड करना यहाँ पर क्या होता है? पर्पस होता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 126 है आपका। अंडमान द्वीपों के जंगलों में कुछ जनजातियों ने जानवरों के असामान्य व्यवहार से सुनामी का अनुमान लगाया। यह सुनामी भारत में कब आई थी? तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सुनामी भारत में दिसंबर 2004 में आई थी। और क्या हुआ था कि अंडमान द्वीपों के आसपास जो जंगल थे और वहां जो जनजातियां रहती थी, तो वो जानवरों की लैंग्वेज को समझती थी कि मतलब जानवर जो है वो किस तरह का व्यवहार करते थे अपने रूटीन में। तो जानवर जिस तरह का अपने रूटीन में व्यवहार करते थे, बट जब सुनामी आने वाली थी उससे कुछ टाइम पहले ही वो बड़ा ही असामान्य व्यवहार कर रहे थे। आपको पता है कि जब जो जानवर होते हैं वो भी एक यूजुअल बिहेवियर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब उनका बिहेवियर अलग होता है तो हमें समझ में आ जाता है। जिसके घर में भी एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग किसी के घर में होता है, तो जब वो अलग बिहेव कर रहा होता है रोज से, तो हमें समझ आ जाता है कि इसको कोई प्रॉब्लम है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। तो उसी तरह से वहां पर भी जो जानवर रहते थे उन जंगलों में, उनका बिहेवियर जो था वो बहुत ही अलग था। और इसको देखते हुए जो वहां पर लोग रहते थे, जो जनजातियां वहां रहती थी, वो वहां से मूव कर गई थी। और इससे जो जनजातियां हैं उनको ये पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा घटित होने वाला है जो सही नहीं है, तो वो वहां से पलायन कर गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 है आपका। 12 साल के बच्चों को समुद्र के नीचे के जीवन को समझाने के लिए कौन सी मल्टीमीडिया संसाधन सबसे उपयुक्त है? फोटोग्राफ, इसमें सिर्फ बच्चा देखेगा। मॉडल, इसमें भी बच्चा सिर्फ देखेगा। समाचार पत्र, इसमें भी बच्चा सिर्फ देखेगा। मतलब सिर्फ यहाँ पर आइकॉनिक यूज हो रहा है, लेकिन एनिमेशन में क्या होगा? एनिमेशन में जो चलचित्र है वो उसको चलते हुए दिखाई देंगे। तो एनिमेशन जो होगा उसमें साउंड भी होगी, उसमें पिक्चर्स भी होंगी, तो बच्चा उससे बेटर तरीके से सीख पाएगा। सो यहाँ पर आपका एनिमेशन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। सीखने की प्रक्रिया में स्कैफ फोल्डिंग का क्या अर्थ है? स्कैफ फोल्डिंग का मतलब होता है, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी ये डिस्कस किया हुआ है कि स्कैफ फोल्डिंग का मीनिंग क्या होता है। स्कैफ फोल्डिंग होती है एक छोटा सा सपोर्ट प्रोवाइड करना, छोटी सी हेल्प कर देना। मान लीजिए कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और उस छोटे बच्चे को साइकिल चलानी अभी नहीं आती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप उसको पीछे से पकड़ेंगे तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं गिरूंगा नहीं। एंड आपको उस साइकिल को तब तक पकड़ के रखना है जब तक वो खुद से साइकिल चलाना नहीं सीख जाता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता है, तब तक आपको उसे सपोर्ट प्रोवाइड करना है। एंड जैसे ही आप उसे देखेंगे कि बच्चा अब धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख रहा है, तो आप अपना जो सपोर्ट है, जो आपकी हेल्प है, आप उसको हटा लेते हैं। आप अपना सपोर्ट वहां से हटा लेते हैं एंड बच्चा जो काम है वो आप इंडिपेंडेंट तरीके से करना सीख जाता है। इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है, सपोर्टिंग चिल्ड्रन इन टास्क दैट दे कैन नॉट डू इंडिपेंडेंटली। बच्चों को उन कार्यों में सहायता देना जो वे स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। अभी वो स्वतंत्र रूप से उनको करने में सक्षम नहीं है, लेकिन आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट देंगे तो वो उस कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं। एंड जैसे ही वो कार्य करना धीरे धीरे सीखने लगते हैं, तो आप उस हेल्प को, सपोर्ट को हटा लेते हैं। इसको ही कहते हैं स्कैफोल्डिंग। जरूरी नहीं है कि बच्चा साइकिल चलाना सीख भी गया है तब भी आप उसको बराबर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको अपना सपोर्ट वहां से हटा लेना है, उसको इंडिपेंडेंटली काम को करने देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में विस्थापन और पुनर्वास पर बच्चों से चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं है? नॉट पूछा है। नॉट वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि आपसे जब नॉट पूछा जाता है तो आपको ये देखना है कि क्या इसमें गलत है। ठीक है। सो बच्चों से विस्थापन और स्थानांतरण में अंतर पूछना, क्या आप ये करेंगे? सेकंड है, बच्चों को बड़ी विकासीय परियोजनाओं के मानव बसावट पर प्रभावों के बारे में बताना, क्या आप ये करेंगे? थर्ड है, बच्चों को विस्थापित लोगों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को नजरअंदाज करने के लिए कहना। बच्चों को इस विषय पर समाचार पत्रों से संबंधित रिपोर्ट एकत्रित करने के लिए पूछना। तो इनमें आपसे पूछा गया है कि नहीं, नॉट पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन के लिए, जब आप ईवीएस का अध्ययन करा रहे हैं, कि संदर्भ में विस्थापन और पुनर्वास पर बच्चों से चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो क्या उपयुक्त नहीं है, क्या यहाँ पर नहीं करना है? तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर नहीं करना है। बच्चों को विस्थापित लोगों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को नजरअंदाज करने के लिए कहना, नहीं भाई, क्योंकि जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक है कि उनको बताना कि जो विकासीय परियोजनाओं के मानव बसावट पर प्रभावों के बारे में बताना, ये तो ठीक बात है कि उनको अवगत कराना उस बारे में। यहाँ पर उसको नजरअंदाज करने के लिए नहीं बोलना है कि जो भी उनको समस्याएं हो रही है उनको नजरअंदाज करो, भाई उनसे अवगत कराना है बच्चे को। तो आपसे नॉट पूछा गया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 130 है, कक्षा में सीसीई जिसको बोलते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन,
को लागू करने का पहला चरण क्या है? तो बच्चों की प्रगति की रिपोर्ट नहीं भई, रिपोर्ट सबसे पहले नहीं करते हैं आप। पहला चरण आपसे पूछा गया है अधिगम स्थितियों का निर्माण। अधिगम स्थितियों का निर्माण करेंगे क्या आप पहले? क्रिएटिंग लर्निंग सिचुएशन नहीं। अपेक्षित सीखने की बिंदुओं, उद्देश्यों की पहचान करना, यही आपका पहला होगा। आकलन करना तो बहुत बाद में आएगा आपका। तो सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिफाइंग एक्सपेक्टेड लर्निंग पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव्स। तो थर्ड है आपका जो ऑप्शन, अपेक्षित सीखने के बिंदुओं, उद्देश्यों की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग एक्सपेक्टेड लर्निंग पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले भाई जब आप स्टार्ट कर रहे हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो उसमें आपका पहला स्टेप क्या रहने वाला है कि आप पहले ऑब्जेक्टिव तो बताएं अपने कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों कर रहे हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। जब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तो सीसीई कैसे स्टार्ट होगा। तो आपका जो पहला स्टेप होगा वो होगा आइडेंटिफाइंग एक्सपेक्टेड लर्निंग पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको उद्देश्य बताने हैं, उद्देश्य पहचानना है कि उद्देश्य आखिर पर्पस है क्या। फ्रेंड्स, तो सीसीई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये इसका फुल फॉर्म है। एंड फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सो आज हमने 130 तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस हम कल की क्लास में करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा सो दैट कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी टाइमली मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।